आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एक नया अध्याय अध्याय नंबर 5 एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है ना। अभी पिछला जो आपका था बहुपद था और बहुपद को हमने दो भागों में बांटा था। ठीक है ना। पहला जो था उसके पद के आधार पर और दूसरा जो था उसके घात के आधार पर। ठीक है। तो घात के आधार पर हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद और पद के आधार पर हमने क्या पढ़ा था, एक पदीय बहुपद। ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका मेन जो है, हम जो है घात के आधार पर जो है पहला जो भाग होता है रैखिक बहुपद, उसके बारे में इसमें जो है मुख्य रूप से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा अध्याय का नाम है एक चर का रैखिक बहुपद। अब सॉरी, एक चर का रैखिक समीकरण। हमने पढ़ के आ चुका है क्या, एक चर का रैखिक बहुपद। ये किसमें पढ़ के आ चुके हैं, आपके पिछले क्लास में, यानी अध्याय नंबर 4 बहुपद में। ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक चर। एक चर का मतलब क्या भाई, एक चर का रैखिक समीकरण है ना। तो एक चर मतलब क्या, वन वेरिएबल। ठीक है। एक चर वन वेरिएबल का मतलब क्या, तो एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की संख्या, ठीक है, चर की संख्या एक होता है। कितना होता है, एक होता है, एक चर कहलाता है। ठीक है। चर की संख्या एक होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, चर किसको बोलना जानते हो ना, एक्स वाई जेड, ये क्या कहलाते हैं, चर। और जितने संख्याएं हैं 1 2 3 4 जितना आप लोग जानते हैं क्या कहलाते हैं हमारे, अच्छा। ठीक है। तो एक्स वाई जेड को बोलते हैं हम लोग चर। एक चर क्या है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की संख्या क्या हो, एक हो। जैसे कि देखो 2x 5y 2x धन 1, इसमें चर की संख्या कितनी है, एक है। तो एक कैसा वाला बीजीय व्यंजक है, एक चर वाला। ठीक है। 6x ऋण 2, ये कैसा वाला बीजीय व्यंजक है, एक चर वाला। तो कैसा वाला बीजीय व्यंजक है ये, एक चर का। चर की संख्या कितनी इसमें, एक है। एक देखिए इधर ले रहा हूं, जैसा कि 2x धन y। अब ये बताइए ये कैसा है, इसमें कितने चर दिख रहे हैं, दो चर। तो एक चर है क्या, नहीं है। ठीक है। 2xy, इसमें कितने चर दिख रहा है, कितने चर दिख रहा है जी, एक चर x एक चर y। तो ये क्या एक चर वाला है क्या, नहीं है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, एक चर हो, उसे क्या बोलेंगे, एक चर वाला बीजीय व्यंजक। ठीक है। एक चर का बीजीय व्यंजक भी लिख सकते हो, यहाँ पे टॉपिक में मैं शॉर्ट फॉर्म में एक चर लिख दिया हूं। ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसी में हम लोग समझते हैं दूसरा आपका रैखिक बहुपद। ठीक है। क्या होता है रैखिक बहुपद, आपने बहुपद में पढ़ के आया हुआ है। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है जी, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक होता है। क्या होता है जी, चर की अधिकतम घात क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। आप लोगों ने बहुपद में घात के आधार पर पढ़ा है, जिसमें पहला भाग, पहला जो प्रकार है उसका क्या नाम है, रैखिक बहुपद, जिसमें क्या होती है, चर की घात कितनी होती है जी, एक। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि 2x, इसकी घात बताइए कितनी है, एक। 5y, इसकी घात कितनी है, एक। 2x धन 1, इसकी कितनी घात, अरे भैया दो कैसे होगा, चर की घात को गिनोगे ना, इसकी घात क्या है, शून्य है, इसकी घात कितनी है, एक है। तो इसकी घात कितनी हो गई, एक। 5y धन वर्गमूल 3, इसकी कितनी है घात, एक है। तो ये कैसा है, रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद, रैखिक बहुपद किस बहुपद बोलेंगे, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, वह क्या कहलाता है आपका, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्लियर है। जैसे कि यहां पर मैं लिख दूं, ये देखिए इधर वाला नहीं है ना, जितने दूसरे कलर के पेन में लिख रहा हूं नहीं वाला है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो x की घात 2 धन 3, ये बताइए रैखिक बहुपद है, नहीं है। ये कैसा बहुपद है, जिसकी घात कितनी है, 2 है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है ना। जैसे कि देखो 3, y की घात 3 धन 5, ये कैसा है, घात 3, त्रिघाती बहुपद है। ये रैखिक बहुपद है क्या,
नहीं है। जितना मैं दूसरे कलर में लिख रहा हूँ वो नहीं वाला है, ठीक है, और ये ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ वो है वाला है, ठीक है। तो ये क्या है आपका रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद आपने समझ लिया। उसकी घात को देखना है, जिसकी घात कितनी होगी 1, वो क्या कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब दूसरा हम समझते हैं रैखिक समीकरण। क्या समझते हैं रैखिक समीकरण। तो क्या होगा रैखिक समीकरण, जब रैखिक बहुपद को जब रैखिक बहुपद को रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है, शून्य के बराबर लिख दिया जाता है या करके लिख दिया जाता है, जैसा भी है। जब रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर बराबर कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है तो वह रैखिक समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है जी, रैखिक समीकरण कहलाता है। तब वह रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, ऊपर में क्या है हमारा रैखिक बहुपद 2x बराबर 0 कर दो, ठीक है। 2x धन 1 बराबर 0 कर दो, ये क्या बन गया रैखिक समीकरण। 5y वर्गमूल 3 बराबर 0 कर दो, ये क्या हो गया रैखिक समीकरण हो गया। अब मुझे आपको बताना है 2x धन 5 बराबर ऋण धन 2, क्या ये रैखिक बहुपद है? सॉरी जी, क्या ये रैखिक समीकरण है? 2x धन 5 बराबर 2 क्या रैखिक समीकरण है। देखिए कैसे, इसको और आगे हल करता हूं ना। चलिए इधर नीचे हल करता हूं, आगे हल करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x, 2 इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो गया ऋण 2 बराबर क्या हो गया 0, तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा धन का 3 बराबर 0। अब बताओ ये है कि नहीं जी, बराबर 0 हो गया, मतलब ये रैखिक बहुपद है कि नहीं परिभाषा के अनुसार। सॉरी जी, रैखिक बहुपद नहीं, रैखिक समीकरण है कि नहीं, है ना। तो ये भी आपका रैखिक समीकरण होगा ना, इसी को सॉल्व किया हूं। इसका कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि उसके बराबर में 0 ही लगा रहे, कुछ अचर पद होगा, जब उसको ट्रांसफर करेंगे इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाए 0 आ जाए। आया समझ में? या ऐसा भी बोल सकते हो रैखिक बहुपद को क्या करोगे, जब 0 के बराबर करके लिख दिया जाता है तब वो क्या बन जाता है रैखिक समीकरण। जरूरी नहीं है कि इधर 0 हो, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया हूं। अब इसको जब इधर ट्रांसफर करोगे तो 0 आ गया ना, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है, जब उसको क्या कर दिया 0 के बराबर कर दिया तो रैखिक समीकरण बनता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी रूप होता है जिसमें हमको 0 नहीं दिखता है, तो जब अचर पद को जब इधर लेके जाओगे पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा इधर 0 आ जाएगा, तो ये ऐसे रूप में बन गया। तो ये भी हमारा क्या है रैखिक समीकरण है, ठीक है। चलो एक और उदाहरण देख रहा हूं, यहाँ पे इधर लिख रहा हूं 5x ऋण 2 बराबर 15। बताओ ये रैखिक समीकरण है कि नहीं, रैखिक समीकरण है कि नहीं जी, है, क्योंकि जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और हल होके आपका आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब हमारा मेन अध्याय नंबर 5 क्या नाम है उसका, एक चर का रैखिक समीकरण। अब समझते हैं एक चर का रैखिक समीकरण क्या है। एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण। देखिए अब इसमें दो चीज जुड़ा हुआ है, देखिए इधर क्या दो चीज जुड़ा हुआ है, एक देख पा रहे हो रैखिक समीकरण जुड़ा है, रैखिक समीकरण जुड़ा है ना, रैखिक समीकरण, और एक क्या जुड़ा है एक चर। तो इसमें दो चीज हो गया। अब रैखिक, एक चर का रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, जिसमें चर की संख्या 1 हो और रैखिक समीकरण हो। रैखिक समीकरण मतलब उसकी घात 1 हो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 1, अधिकतम घात बराबर 1 तथा चर की संख्या, चर की संख्या बराबर
एक होता है, एक होता है एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, दो कंडीशंस होगा। क्या क्या होगा जी, इसकी घात कितनी होगी, एक होगा, और चर कितना होगा, एक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए देखिए वह बीजी, अच्छा एक चीज थोड़ा सा भूल गया, वह बीजी व्यंजक का समीकरण, जी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करिए, यहाँ पे आपको लिखना है का समीकरण लिखिए, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लिखिए आप लोग, वह बीजी व्यंजक का समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक तथा चर की संख्या एक हो। ठीक है, चर की संख्या एक होता है, एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लेंगे ना बीच में का समीकरण। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए 2x धन 3 बराबर 0। देखिए देखिए जी, यह एक समीकरण है, क्योंकि शून्य के बराबर है मतलब समीकरण है। इसमें चर की संख्या कितनी है, एक है, और चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है, तो ये क्या है, एक चर का रैखिक समीकरण। दूसरा देखिए 5 वर्गमूल 5 y धन 3 बराबर 2। ठीक है, अब देखिए ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, अब जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो उधर शून्य हो जाएगा। अब देखिए इसकी चर कितना है, एक, और घात कितना है, एक, तो आता है ये एक चर का रैखिक समीकरण है। ठीक है, और देखिए जैसे कि 2z धन वर्गमूल 5 बराबर 0। अब देखिए ये है कि नहीं, यहाँ देखिए शून्य के बराबर है, बराबर चिन्ह लगा मतलब समीकरण है, चर की संख्या कितनी है, एक है, और चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक चर का रैखिक समीकरण। तो आपको क्या क्या देखना है जी, पहला आपको क्या देखना है, समीकरण होना चाहिए। समीकरण कब होगा, जब इक्वल करके शून्य लिखा रहेगा या तो कोई नंबर लिखा रहेगा, तब क्या कहलाएगा, वो समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा आपको क्या देखना है, चर की घात देखना है। चर की घात कितना होना चाहिए, यहाँ पे चर की घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। और तीसरा चीज क्या देखना है, चर की संख्या देखना है। चर की संख्या कितना होना चाहिए, एक। अगर शून्य के बराबर है, क्या है, शून्य के बराबर है, चर की घात एक है और चर की संख्या एक है, तो क्या कहलाएगा, एक चर का रैखिक समीकरण। समझ में आ गया। अगर आपको बोले एक चर का रैखिक समीकरण है कि नहीं, तो क्या क्या देखोगे, इक्वल का चिन्ह लगा है कि नहीं, चर की संख्या एक है कि नहीं, और घात एक है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे ना है कि नहीं। देखिए 2x धन y बराबर 0। ठीक है, एक। दूसरा मैंने लिख दिया 2y धन 3 बराबर x। अब बताइए मुझे, पहला वाला जो है रैखिक, एक चर का रैखिक समीकरण है कि नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की संख्या कितनी है, दो है। देखो एक चर कितना है, x, और एक कितना है, y, दो चर है ना, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। घात तो एक है, शून्य के बराबर भी है, लेकिन चर की संख्या कितनी है, दो है। ये बताओ ये रैखिक समीकरण है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें भी चर की संख्या कितनी है, दो है। अब तीसरा उदाहरण ले रहा हूं यहीं पे ना, 2x की घात 2 धन 3 बराबर 0। बताइए रैखिक समीकरण है कि नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि घात कितनी है इसकी, दो है। कितना होना चाहिए था घात को जी, एक होना चाहिए था। चर तो एक है लेकिन घात कितना है, दो है, तो आता है यह एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। आ गया समझ में, पहचान लोगे ना। ठीक है, अब चलो एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पे ना, चौथा मैं लिख दिया ऐसे 2x धन 3। अब बताओ ये क्या एक चर का रैखिक समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, बराबर शून्य नहीं लिखा है। अगर ये बोलेगा रैखिक बहुपद है तो हाँ बोल सकते हैं बहुपद है। ठीक है, अब आपने क्या समझा, अब आपने क्या समझा, जब बहुपद को बराबर शून्य कर देते हैं तो क्या बन जाता है, समीकरण। एक्चुअल में क्या है जी, ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद को जब हम इक्वल शून्य कर देते देखो क्या बन गया आपका, रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, तो आपको मेन इस टॉपिक एक चर का रैखिक समीकरण पहचान लोगे ना, क्लियर है। अब देखिए कोई भी जब समीकरण रहता है, क्या होता है, कोई भी समीकरण होता है तो उसका हल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हल। हल मतलब सॉल्यूशन, उसका मान, जो उसमें चर जो रहता है
उस चर के मान को ही हम लोग हल बोलते हैं। ठीक है, देखिए हल क्या है अब। ठीक है, ये अगला टॉपिक। ठीक है, समीकरण का हल, समीकरण का हल। ठीक है, समीकरण का हल मैंने क्या बताया, कोई हल किसका प्राप्त होता है, समीकरण का। किसका मिलता है जी, हल जी, समीकरण का। और समीकरण में क्या रहता है, इक्वल चिन्ह लगा रहता है, इक्वल चिन्ह लिखो, उधर शून्य या तो कोई नंबर लिखा रहता है। ठीक है ना, तो समीकरण का हल। ठीक है, देखिए हल कैसे मिलेगा, मैं आपके ना बुक का ही एग्जांपल लेता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। ये दिया x धन 2 बराबर 7। ठीक है, एक उदाहरण है, x धन सॉरी हाँ x धन 2 बराबर 7। ठीक है, चलिए x धन 2 बराबर 7। ठीक है, अब देखिए क्या ये एक चर का रैखिक समीकरण है, तो पहले देखो समीकरण इक्वल चिन्ह लगा है, दूसरा देखो घात कितनी है इसकी, एक है, चर की संख्या कितनी है, एक है, यानी एक चर का रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इसका हल कैसे निकालेंगे, देखिए x की जगह एक बार रखूंगा मैं इसको ना 5 करता हूँ, ये ज्यादा इजी होगा। x का मान एक बार मैं रख दिया शून्य, तो क्या आ जाएगा, देखो x इसमें जब वैल्यू रखूंगा x बराबर शून्य रखने पर, ठीक है ये, ठीक है, तो शून्य धन 5 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो क्या 5 शून्य के 7 के बराबर है, नहीं है, तो नहीं बराबर क्या करते हैं, बराबर चिन्ह को काट देते हैं। दूसरा देखिए x बराबर 1 रखने पर, 1 रख दो, 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 धन 5 बराबर 7 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 6 बराबर 7, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। अब क्या करूंगा, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रख दो, जब x बराबर 2 रखूंगा क्या हो जाएगा, इसमें रख रहा हूं ना इस वाले समीकरण में, तो क्या आ जाएगा x धन, अरे 7 नहीं भैया, 5 बराबर कितना आएगा 7, तो ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 7 बराबर 7। यहां पर आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जा रहा है आपका, इक्वल हो जा रहा है राइट हैंड साइड का। हुआ कि नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है आपका राइट हैंड साइड का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलएचएस को क्या बताया मैंने अभी, लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ये इधर होता है बायां पक्ष, इधर क्या होता है बायां पक्ष, और इधर आपका क्या होता है दायां पक्ष। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो मैंने कौन सी संख्या रखा जो इसका दोनों साइड बराबर आ गया, कौन सी संख्या रखा जी, कौन सी संख्या रखा, 2, तो 2 ही क्या होगा इस समीकरण का हल होगा। तो इसका मतलब क्या समझे, किसी समीकरण में चर का वह मान जिसको रखने पर दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाता है, वह x का मान उस समीकरण का हल कहलाता है। आया समझ में, क्या बताया मैंने, फिर से सुनिए, जी x का वह मान जिसको उस समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, वह x का मान समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, चलो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग जो है इसके नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर बगल में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, आप जो है इसके नीचे लिखेंगे ना, अतः अतः समीकरण में चर, ठीक है, चर का, चर मतलब जी x, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है x का वह मान जिसको रखने पर समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष को राइट हैंड साइड। ठीक है, जिसको रखने पर समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है, चर का वह मान समीकरण का हल कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है जी आपका, x धन 5 बराबर 7। ठीक है, x धन 5 बराबर 7 का हल, ठीक है, क्या होगा, x बराबर 2 इसका हल होगा, क्यों हल होगा, क्योंकि आपने अभी देखा जब x बराबर मैं इसमें 2 रख रहा हूं तो इसका क्या मिल जा रहा है, दोनों पक्ष
बराबर हो जा रहा है। तो अतः इस समीकरण का क्या होगा, अतः समीकरण x धन 5 बराबर 2 का हल क्या होगा, क्या होगा जी, x धन 5 बराबर 7, 2 बोल डाला था गलती से, x धन 5 बराबर 7 का हल क्या होगा, x बराबर 2 हल होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ना, यहाँ पे मैं आपको और नई चीज बता रहा हूं। इधर देखिए एक चर का रैखिक समीकरण, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक चर का रैखिक समीकरण 2x धन 5 बराबर 0, ये मैंने लिख दिया। आप पहले इधर ध्यान से देखिए, फिर आप लोग लिखते रहेंगे 2x धन 5, ठीक है, 2x धन 5 बराबर 0, ये है ना एक चर का रैखिक समीकरण। देखिए इसमें इक्वल करके 0 भी लगा हुआ है, चर की संख्या 1 है और इसकी घात कितनी है जी, 1 है। ठीक है, तो इधर जो पद रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। 0 के बराबर जो पद रहेगा, जब उसमें चर ना रहे तो क्या कहलाएगा, वो अचर पद। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चिन्ह है, बराबर चिन्ह है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, बराबर चिन्ह। ये क्या कहलाएगा, 5 आपका, 5 क्या कहलाएगा, अचर पद। और x क्या है आपका, x क्या है, चर है। और ये क्या है, ये 2, 2 क्या है जी, 2 क्या है, 2 क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई अचर चर के साथ गुणा है तो उसका नाम अचर ना होके क्या बन जाता है, गुणांक। क्या बन जाता है, गुणांक। ठीक है, मैंने क्या बताया फिर से सुनिए, अगर किसी कोई अचर, ये क्या है, दो अचर है, कोई अचर किसी चर के साथ गुणा है तो वह अचर ना होके क्या बन जाता है, गुणांक बन जाता है। और किसका गुणांक बनेगा, उस चर का गुणांक। तो यहाँ पे चर कौन सा है, x है, तो एक किसका गुणांक कहलाएगा, 2, x का गुणांक। ठीक है, क्या कहलाएगा, x का गुणांक, x का, x का गुणांक। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, x का गुणांक। आया समझ में। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x का गुणांक, और ये क्या है आपका चर है, ये क्या है आपका अचर पद है, और ये क्या है बराबर चिन्ह है, और ये क्या है आपका फिर अचर पद है। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 0 आपका अचर होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसको यहाँ पर लिखिए। हाँ एक चीज और बता दूं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और हिंदी नाम इसका क्या होता है, बायां पक्ष। और ये क्या है, राइट हैंड साइड, और ये क्या कहलाता है आपका, दायां पक्ष। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। अब हमारा टॉपिक है समानता का नियम। ठीक है, जो कि आप कक्षा 8वीं में पढ़ के आ चुके हो, और इसी को हम लोग बोलेंगे समीकरण का गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए आपने कितने प्रकार के गणितीय संक्रिया पढ़ा हुआ है, 4 प्रकार का। ठीक है ना, तो चारों प्रकार के गणितीय संक्रियाओं को देखेंगे, समानता का नियम या बोल सकते हो समीकरण का गुणधर्म। तो पहले जो है हम यहाँ पर एक वर्ड आया समीकरण, इसको समझ लेते हैं। समीकरण क्या है जी, समीकरण क्या है, जब आपका क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर हो, इंग्लिश में लिखूं चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड कोई संख्या हो, या कुछ भी हो, संख्या कहने का मतलब चर भी हो सकता है अचर भी, बीजीय संरचना मान लो। ठीक है, और इसको जो है बराबर 0 कर दो, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कोई चर या अचर हो, कोई संख्या हो, राइट हैंड साइड कोई चर या अचर या कोई संख्या हो, इसको बराबर कर दूं, बराबर चिन्ह लगा दूं, तो ये क्या बन जाता है, हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक है ना, तो मैं किसके लिए आपको गुणधर्म बता रहा हूँ, समीकरण के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पर एबीसी क्या होगा, मैं जो नंबर लिखूंगा कोई संख्या होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए तो पहला क्या नियम बोलता है, पहला नियम बोलता है यदि, यदि ए बराबर हो बी का, ए क्या होगा, बराबर होगा बी का, तो ए में जब मैं क्या करूंगा, कोई अन्य संख्या सी, अन्य संख्या है ना सी, और बी में मैं क्या करूंगा, कोई अन्य संख्या सी, मतलब ए बराबर हो बी का, दोनों पक्षों में कोई अन्य संख्या को जोड़ दूं, लेकिन दोनों पक्षों में जोड़ूंगा संख्या कैसा होगा, सेम होना चाहिए। इधर भी सी हो रहा है तो इधर भी सी हो रहा है, तब क्या होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका कहने का मतलब समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर संख्या जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि 2 बराबर है 2 का, है ना, अब मैं क्या करूं, इधर 3 जोड़ दूं और इधर भी 3 जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर 5, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसका कहने का मतलब ये है, समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर संख्या जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा देखिए घटाव के लिए, यदि, यदि a बराबर है b का, ठीक है, तो
ए में मैं क्या करूं, सी को घटा दूं, और बी में मैं क्या करूं, सी को घटा दूं, तब दोनों बराबर होगा। उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि मैंने क्या किया, इधर एक संख्या ले लिया 2 और इधर एक संख्या ले लिया 2, इधर मैं क्या करूं, एक को घटा दूं और इधर भी मैं क्या करूं, एक को, संख्या बराबर है तो ये क्या आ जाएगा, एक घटेगा एक और बराबर क्या हो जाएगा, एक। दोनों पक्षों में मान में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, तो इसका कहने का मतलब समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर संख्या को घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, बराबर ही रहता है वो। आया समझ में, मतलब समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता जी, सॉरी, समीकरण में क्या नहीं होता, कोई मान तो बदल गया ना, मान तो क्या हो गया, बदल गया, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें देखो हमने क्या किया, इस समीकरण है उसमें जब हमने सी को जोड़ दिया दोनों पक्ष में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उस समीकरण में परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, इस समीकरण में परिवर्तन हो क्या, नहीं। तो समीकरण में बराबर चिन्ह को जोड़ने या दोनों पक्ष में बराबर चिन्ह जोड़ने और घटाने पर उसके मान में या नहीं, उस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता जी, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आया समझ में। तीसरा नंबर पे देखिए, यदि यदि ए बराबर है बी का, तो मैं क्या कर दूं, इधर सी का गुणा कर दूं और इधर भी क्या कर दूं, मैं सी का गुणा कर दूं। तो कोई समीकरण अगर बराबर है, दोनों पक्षों में बराबर संख्या का गुणा कर दे, तो उसके मान में या उस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके लिए भी उदाहरण बता देता हूं, देखो जैसे कि मैंने लिख दिया 5 बराबर 5 और दोनों साइड मैंने 2 का गुणा कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 10 बराबर 10 हो जाएगा, बराबर ही है, ठीक है। चौथे नंबर पे देखो, यदि ए बराबर है बी का, क्या है जी, ए बराबर है बी का, तो मैं क्या करूं, इधर जो है सी से भाग दे दूं और इधर भी है मैं क्या करूं, सी से भाग दे दूं, तो उसके मान में उस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि ऊपर में 5 है और 5 बराबर 5, तो 5 को जब मैं 2 से भाग दे दूं और 5 को जब मैं 2 से भाग दे दूं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा। आया समझ में। तो आपने क्या समझा, किसी समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर संख्या जोड़ने पर, बराबर संख्या घटाने पर, बराबर संख्या गुणा करने पर और बराबर संख्या का भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या बोल सकते हो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि तैसे ही रहता है। क्लियर है, समानता का नियम, ठीक है। अब चलिए, अब आपका अगला टॉपिक आएगा कथन से समीकरण बनाना, ठीक है, आपका अगला टॉपिक है कथन से समीकरण बनाना, ठीक है। यहां पर टॉपिक दीजिए कथन से समीकरण बनाना, ये समीकरण बनाना। अब हम सीखेंगे, आपको एक कथन दिया रहेगा, उस कथन से कैसे हम समीकरण बनाएंगे। उदाहरण पहला, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण पहला, किसी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक, ठीक है, किसी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक 13 के बराबर, 13 के बराबर है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है जी, कथन है। क्या बोलते हैं इसको, कथन। जो लंबी लंबी फॉर्म में लिखा है तो क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। एक कथन आपको दिया गया, आपको उदाहरण नंबर 1 में, किसी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक 13 के बराबर है। अब इससे क्या बनाना है आपको, समीकरण बनाना है। क्या बनाना है जी, समीकरण बनाना। देखिए कैसे बनाएंगे, किसी किसी संख्या बोल रहा है, हमको पता है क्या वो संख्या, नहीं पता, तो क्या लिखेंगे, माना वह संख्या बराबर एक्स है। उस संख्या को क्या मान लेंगे जी, एक्स मान लेंगे। अब प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 3 गुने, तो एक संख्या एक्स है, इसका 3 गुना, तो 3 का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। किसी संख्या का 3 गुना, तो कोई संख्या क्या माना हमने, एक्स, उसका 3 गुना 3x से 4 अधिक, इसमें क्या कर देंगे, 4 अधिक कर देंगे, अधिक मतलब जोड़ना, 4 अधिक 13 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 13 बराबर 13। ये बन गया आपका समीकरण। क्या बन गया जी, समीकरण, ठीक है। एक और उदाहरण ले रहा हूं मैं अपने मन से, ठीक है। किसी
संख्या का 6 अधिक 10 होता है। ये देखिए, ये कथन हो गया। अब इसका समीकरण बनाइए, कैसे बनेगा ये देखिए। कैसे बनेगा समीकरण? माना हुआ संख्या, मान लो, क्या मानोगे? माना हुआ संख्या क्या है? एक्स है। ये माना हुआ संख्या एक्स है। अब देखो क्या बोल रहा हूं, किसी संख्या, कोई संख्या एक्स है का 6 अधिक, इसका क्या कर दो? 6 अधिक कर दो। किसी संख्या का नहीं, किसी संख्या में होगा जी, किसी संख्या में होगा। 6 अधिक में लगाओ, में का को काट में लियो, किसी संख्या में। तो क्या कर दिया मैं? 6 अधिक कर दिया। किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। ये क्या बन गया आपका? समीकरण बन गया। तो ऐसे आपको कथन दिया रहेगा, उस कथन से आप क्या बनाओगे? समीकरण बनाओगे। ठीक है। अब इसी में देखो, अगर आपको क्या रहा है? समीकरण दिया रहा है, समीकरण से कथन बनाना। अब उल्टा इसका, समीकरण से कथन बनाना। कैसे बनाएंगे कथन? ये देखो, ये तो उदाहरण के लिए, आपके उदाहरण का ही मैं प्रश्न ले लेता हूं। उदाहरण नंबर है आपका 3। ये दिया हुआ है x/4, x/4 धन x बराबर 10। ये अब इसका क्या बनाना है आपको? कथन लिखना है, कथन लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? x/4 धन x बराबर क्या है? 10। x को हमको क्या मान लिए? x को माना कोई संख्या है। क्या मान लेंगे? कोई संख्या है। यहां पर लिखेंगे माना x बराबर कोई संख्या। ठीक है, अब हमको नहीं पता ना, कोई संख्या है। x क्या मान लिया हमने? कोई संख्या मान लिया। x क्या है जी? कोई संख्या मान लिया। अब उस संख्या का क्या हो रहा है? 1/4 मतलब चौथाई। 1/4 क्या होता है? चौथाई। उस संख्या का क्या कर रहे हैं? चौथाई कर रहे हैं। और वो ये क्या है? x क्या है? वही संख्या है। ठीक है, उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो बराबर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यहां पर लिख सकते हो, किसी संख्या में, किसी संख्या में मतलब x में, किसी संख्या में उसका 1/4, 1/4 मतलब x/4 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। x को क्या मान लिया हमने? कोई संख्या मान लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, तो इसको क्या लिखूंगा? x क्या है? कोई संख्या है, तो क्या लिखूंगा? किसी संख्या में, उसी संख्या का, x का कितना कर रहा हूं? 1/4, उसी संख्या का 1/4 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका कथन क्या बन जाएगा? किसी किसी संख्या में उस संख्या उस संख्या उस संख्या का 1/4, 1/4 मतलब होता है /4, 1/4 जोड़ने पर, ठीक है, किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। ये इसका क्या बन जाएगा? कथन बन जाएगा। ये आया समझ में? आ रहा समझ में जी? देखिए, एक और मैं जो है आपके लिए, एक जो है मैं यहाँ पे समीकरण ले रहा हूं उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए। दूसरा उदाहरण ले रहा हूं ना, ये आपका हो गया पहला, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूं पहला, ये हो गया दूसरा। देखिए, मैंने एक समीकरण लिख दिया, x धन 3 बराबर 5। ये देखिए, ये भी लिखा मैंने। अब इसका कथन क्या बनेगा? कथन क्या बन जाएगा? देखो, एक संख्या है x, और उसमें क्या कर रहा हूं? 3 जोड़ रहा हूं, धन 3, तो कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। x को मैं मान लिया कोई संख्या है, इसको कैसे लिखो? किसी संख्या में, किसी संख्या मतलब x, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। ठीक है जी, ये इसका क्या बन गया? कथन बन गया। ठीक है, तो देखो, अभी हमने क्या किया? कथन से क्या बना लिया? समीकरण बना लिया, और समीकरण से फिर क्या बना दिया? कथन बना दिया। ठीक है, तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से समझिएगा। आपके एग्जाम में एक बार आएगा, मतलब एक प्रश्न आएगा, कथन से समीकरण बनाइए या तो समीकरण से कथन बनाइए। तो इस तरह से आपको कथन दिया रहेगा तो उसका समीकरण बना देंगे, और समीकरण दिया रहेगा तो फिर उससे कथन बना देंगे। ठीक है ना?